सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के सारे सवाल करेंगे। 13 सवाल जो हमसे अप्रैल अटेम्प्ट जेई मेन 2025 में पूछे गए थे। इसका ये जो आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। क्या स्टेप्स है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। डाउनलोड करके टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करो। ये जो हमारा एप्लीकेशन है उसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए। आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे 3 बार दिखाई देगा, इस पे क्लिक करो। गो इन स्टडी मटेरियल सेक्शन। उसके बाद आपको एक ये फोल्डर दिखेगा, जेई 2025 अप्रैल अटेम्प्ट क्वेश्चन पीडीएफ। इसके अंदर आपको सारे ये क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएंगे। उसके अंदर आपको इसका आंसर की भी है। जहां पे भी डाउट आता है यहां से आके उसको रिजॉल्व कर लो। 2025 के अलावा हमने 24 का, 23 का, 22 का, 21 का, 20 का सभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से किया है। सभी का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कुल मिला के आपको यहां पर 13 सवाल देखने के लिए मिलेंगे। यह आपका सबसे प्रथम क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज गिवन बाय। अब यहां पे ध्यान से देखना, आपको म्यू दिया है। म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड म्यू आर इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। अगर तुम्हें ध्यान में हो तो ये जो आपका म्यू होता है दैट इज नथिंग बट म्यू आर इनटू म्यू नॉट, यानी कि जो हमारा म्यू आर है दैट इज इक्वल टू योर म्यू बाई म्यू नॉट। आपका म्यू आर और इसका रिलेशन होता है म्यू आर इज इक्वल टू साई प्लस 1। तो यहां से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो भैया ये आपको हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, म्यू आर -1। और म्यू आर की जगह हम लिख सकते थे म्यू बाई म्यू नॉट, और ये इस प्रकार से आ गया। क्या ये कोई ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, एकदम बढ़िया है। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां पे कहता है लेट B1 बी दी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r कैरिंग करंट I। B2 बी दी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। तो आपके पास दोनों का ही रिलेशन है। अगर तुमको ध्यान में हो, B1 सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई। करंट कैपिटल आई दिया तो चलो यही ले लो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। और B2 कितना हो जाएगा? B2 आपको होता है म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। लेकिन मजे की बात यह है कि आपको x इज टू आर दिया हुआ है, आपको दे रखा है कि x बाई आर जो है वो 3/4 के बराबर है, यानी x की वैल्यू 3r/4 के बराबर है। तो यहां पे जो अपने लिखते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो x की जगह इसी को लिख दो, यानी कि 3r/4 का होल स्क्वायर। तो ये आपको कहीं ना कहीं 9r² दिखा। यहां पे आर स्क्वायर था ही और इसके ऊपर पावर 3/2 का था। ठीक है, अगर तुम और केयरफुली देखो तो भाई साहब ये आर स्क्वायर आप कॉमन लेके जब ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो वो r³ बन जाएगा, और ऊपर में एक आर स्क्वायर पहले से है। तो इफेक्टिवली आपको डिनोमिनेटर में बचेगा सिर्फ एक कैपिटल आर, और ब्रैकेट के अंदर है 9/16 प्लस 1 विच इज 25/16। दिस इज योर 25/16, और यहां पर इसका है 3/2। ठीक, अब अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करो तो भैया पहले 1/2 कर लो, पहले इसका रूट करो। 25/16 का रूट कितना होता है? 5/4, और फिर 5/4 का क्यूब कर दो विच इज योर 125, और ऊपर में आपका चला जाएगा 64। अगर तुम ध्यान से देखो तो म्यू नॉट I/2r ही आपको B1 है, तो ये वाले टर्म को हम लोग B1 लिख सकते थे। दिस इज योर 64 125, और ये अपने को B1 है। हमसे B2/B1 ही तो पूछा था, तो B1 को लेफ्ट साइड ले आओ, तो B2/B1 इज नथिंग बट 64/125, और ये है मेरे पास ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो जो भी आपके पास इक्वेशन था उसको बस अप्लाई करना था इसमें। ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर सवाल पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है। आपका करंट सेंसिटिविटी हो, आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी हो,
मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, टू मूविंग कॉइल्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। पहले वाले का आपको रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ टर्न्स, क्रॉस सेक्शन एरिया, फील्ड दे रखा है। सिमिलरली आपको दूसरे का भी दिया हुआ है। दोनों का ही टॉर्शनल कांस्टेंट हमसे कहता है कि सेम है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M1 एंड M2। अगर तुमको ध्यान में हो तो भैया आपका करंट सेंसिटिविटी होता था थीटा अपॉन आई, ठीक। वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाता है थीटा अपॉन वी। वी के जगह अपने लिख सकते हैं आई इंटू आर। बढ़िया है सर, बहुत ही बढ़िया है। अब अगर तुमको ध्यान में हो तो भैया सी थीटा इज इक्वल टू एन आई ए बी। सर सी क्या है? सी मेरा यहां पे टॉर्शनल कांस्टेंट होता है। इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो थीटा बाई आई के जगह हम लोग लिख सकते थे एन ए बी अपॉन सी, यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी को अपने लिख सकते थे थीटा बाई आई आर, और थीटा बाई आई मेरे पास है, यानी ये इवेंचुअली हो गया एन ए बी डिवाइडेड बाई आर इंटू सी। अब हमको यहां पर दे रखा है कि भैया आपका जो टॉर्शनल कांस्टेंट है वो दोनों के लिए सेम है, यानी कि आप सिर्फ इतना कहेंगे कि Vs इज प्रोपोर्शनल टू एन ए बी डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी? तो भैया हमसे Vs1 अपॉन Vs2 पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा ये आपको हो जाएगा ना N1 A1 B1 डिवाइडेड बाई R1 मल्टीप्लाइड बाई ये आपका हो जाएगा R2 N2 A2 और ये B2। अब खाली डेटा को सब्स्टिट्यूट करो, डेटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग यहां पर। केयरफुली देखेंगे N1 A1 इंटू B1, तो ये आपको हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई ये आपका 3.6 है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई B1 विच इज योर 0.25 मल्टीप्लाइड बाई R2 एंड R2 इज योर 7, तो यहाँ पर 7 लिख दिया, होल डिवाइडेड बाई R1 की वैल्यू अपने को 5 दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाई N2 A2 एंड B2, यानी इन तीनों का प्रोडक्ट लेना है अपने को। अब 21 मल्टीप्लाइड बाई 1.8 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 0.50। अगर हम लोग यहां पर ध्यान से इसको सिंप्लीफाई करे, सॉल्व करे, तो 0.25 इसको मारेगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1.8 3.6, ऊपर 3.6 पहले से था, 7 इसको काटेगा तो ये 3 हो जाएगा, 3 इंटू 5 15, इसको मार देगा, ये इसको मार देगा। तो भैया ये तो कट कुटा के पूरा 1:1 आ रहा है, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आइए क्या कहता है इसके अंदर। A 4 centimeter long straight wire carrying a current of 8 ampere is placed perpendicular to an uniform field of strength इतना, the magnetic force on the wire is dash millinewton। डायरेक्ट एप्लीकेशन है इक्वेशन का। भैया आपको जो करंट कैरिंग वायर है उसके परपेंडिकुलर दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर हम मैग्नीट्यूड की भी बात करते हैं तो वो आपको हो जाता है ILB साइन 90 डिग्री। एंगल क्या है आपको 90 डिग्री है, ठीक। तो भैया ये चुपचाप से आपको ILB ही हो जाता। करंट हमको दे रखा है 8, लेंथ हमको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 टू द पावर -2, और फील्ड हमको दे रखा है 0.15, तो इसको हम लोग लिख सकते थे 15 इंटू 10 टू द पावर -2। अगर हम इसको केयरफुली देखें तो 8 इंटू 15 इज 120, 120 इंटू 4 इज 480 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -1, तो ये इसको मार देगा तो 48 मिली न्यूटन हो गया है। मिली क्यों? 10 टू द पावर -3, तो यहां पर हम लोग 48 फिलअप कर देंगे। ठीक, ये तो एक्चुअली में बहुत ज्यादा ही सरल सवाल हो गया। अच्छा देखिए, a loop ABCDA carrying current I equals to 12 ampere is placed in a plane consists of two semicircles of segment जिसका रेडियस R1 R2 आपको दे रखा है। What is magnitude of resultant magnetic field at the center O is
k इंटू 10⁻⁻⁷, द वैल्यू ऑफ k इज हाउ मच, आपको म्यू नॉट की वैल्यू दे रखा है। तो तुम्हारे पास जो स्ट्रक्चर है वो तुमको दिख रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ए बी वायर को आगे एक्सटेंड करोगे तो ये पॉइंट ओ से ही पास करेगा, सी डी वायर को पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये पॉइंट ओ से पास करेगा। तो भाई साहब ए बी वायर और सी डी वायर के वजह से ओ पॉइंट पे कोई फील्ड नहीं होगा। हाँ, जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है और जो छोटा वाला सेमी सर्कल है उसके वजह से होगा। बड़े वाले को हम लोग 1 कह रहे हैं और छोटे वाले को हम लोग 2 कह रहे हैं। अगर तुम डायरेक्शन की बात करोगे तो 1 के वजह से, राइट हैंड थंब रूल, 1 के वजह से, इसके वजह से आपको फील्ड आउट ऑफ द प्लेन आता हुआ दिख रहा है, और 2 के वजह से तुमको फील्ड इनटू द प्लेन दिखाई देगा। तो एक बात तो तय है कि जो नेट फील्ड होगा वो इसके और इसके बीच का डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, अब एक सेमी सर्कल के वजह से जो फील्ड होता है सेंटर पे वो आपको होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r, नॉट 2r। 2r होता जब पूरा सर्कल होता, ये आधा सर्कल है तो 4r है। रेडियस कम होगा तो फील्ड ज्यादा होगा। किसका रेडियस कम है? R2 कम है, यानी B2 बड़ा होगा। तो जो नेट फील्ड होगा वो हो जाएगा अपने को B2 माइनस B1। मानते हो? B2 डायरेक्शन को डिसाइड कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। 2 के वजह से इनटू द प्लेन था, यानी कि नेट फील्ड का डायरेक्शन भी इनटू द प्लेन होगा। ठीक बात है। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है। B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r2 माइनस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r1। ठीक है, यहां से आप काम करो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 और ये आपको आ जाएगा r1 माइनस r2 और ये r1 r2। म्यू नॉट की जगह हम लोग लिख सकते थे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट की जगह हम लोग 12 लिख देंगे। डिनोमिनेटर में 4 तो था ही मेरे पास। r1 माइनस r2 यानी इनका डिफरेंस क्या है? 6 पाई माइनस 4 पाई कितना है? 2 पाई नहीं होगा जी। और 6 पाई इंटू 4 पाई तुमको 24 पाई स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो पाई और पाई ने मिलके पाई स्क्वायर को मार दिया, 4 ने 4 को मार दिया। 12 इंटू 2 24 और ये 24 हो गया, यानी 1 इंटू 10⁻⁻⁷। तो यहां पर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक, बढ़िया है। देखिएगा क्या कह रहा है हमको। A magnetic dipole experiences a torque of this much when placed in a field in such a way that dipole makes an angle of 60 degree with the field। ये आपका फील्ड है, ये आपका डाइपोल का मैग्नेटिक मोमेंट ले लीजिए, ठीक है, और इनके बीच में एंगल थीटा। तो जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है दैट इज योर mb साइन थीटा। हमको इस सवाल में m और b का प्रोडक्ट नहीं दिया है, यानी कि mb की वैल्यू कितनी हो गई? mb की वैल्यू हो जाएगी टॉर्क अपॉन साइन थीटा। हमसे इसी सिचुएशन में जब एंगल थीटा है, एंगल 60 डिग्री है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? वो क्या होता है? माइनस m डॉट बी, यानी कि माइनस एम बी कॉस थीटा। एंड mb की वैल्यू मेरे पास है, यानी टॉर्क अपॉन साइन थीटा, और यहां पर आपके पास कॉस थीटा था, यानी कि माइनस टॉर्क अपॉन टैन थीटा। तो बस इसी को सॉल्व कर दो। टॉर्क की वैल्यू हमको दे रखा है दैट इज योर 80, ये कितना अपने को 80√3, और टैन थीटा यानी टैन 60 डिग्री कितना होता है? √3। तो √3 ने √3 को माना तो ये आपको -80 जूल निकल के आएगा, और ये मेरे पास ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अच्छा देखिएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोल लो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोल लो। इफ ऑक्सीजन आयन O-2 है एंड हाइड्रोजन H+ enter normal to a magnetic field with equal momentum, then path of O-2 ion has a smaller curvature than H+। अगर हम चार्ज की बात करें तो इसके ऊपर चार्ज आपको है अगर Q, अगर इसके ऊपर तुम चार्ज Q कह रहे हो तो इसके ऊपर चार्ज तुमको है 2Q।
हम बात मैग्नीट्यूड की कर रहे हैं, डायरेक्शन साइन की नहीं, ठीक है, माइनस है, ये आपको नेगेटिवली चार्ज है, ये आपको पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज बात करोगे, ये क्यू है तो ये ज्यादा चार्ज है, 2Q चार्ज है ये। अच्छा, दोनों ही आपको फील्ड के अंदर नॉर्मली एंटर कर रहा है ना, एंटर नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। उस केस में रेडियस क्या होता है, mv अपॉन क्यूबी। सर क्या mv को ही मोमेंटम कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। क्या हमको कह रहा है सवाल में कि दोनों का मोमेंटम सेम है, तो अगर मोमेंटम सेम है, सेम फील्ड में घुस रहा है, यानी कि आपका जो रेडियस होगा दैट वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज अगर ज्यादा होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। क्या इसका चार्ज ज्यादा है, हाँ है, तो क्या इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, बिल्कुल। O2 माइनस हैज अ स्मॉलर कर्वेचर, तो सर ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। A proton with same linear momentum as an electron। सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का मोमेंटम सेम दे रहा है और दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, साइन अलग अलग है लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इस वाले में तो भाई साहब मोमेंटम भी सेम दे दिया, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम दे दिया और फील्ड तो सेम है ही। तो इस केस में तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का ही रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। विल फॉर्म अ पाथ ऑफ स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर, भैया स्मॉलर कैसे हो जाएगा, दोनों तो सेम होगा, मतलब ये फॉल्स है आपको। तो ये तो सर ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है हमको, 1 दिख रहा है डायरेक्टली, ठीक है, गुड। चलिए और देखते हैं क्या बोल रहा है इसके अंदर। A particle of charge 1.6 microcoulomb and mass 16 microgram is present in a strong magnetic field this much. The particle is then fired perpendicular to the field. The time required for the particle to return to its original location for the first time. मतलब एक फॉर्मूला को पूछने के लिए 5 सेंटेंस खाली लिखा गया है। चार्ज अगर यहाँ पे है, आपने उसको फील्ड मान लो इनटू द प्लेन है, तो वेलोसिटी जो है वो फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। अगर चार्ज यहां से शुरू किया है पोजीशन 1 से, तो वापस से घूम के वापस यहां पे आने में कितना टाइम लगता है, तो वो तो टाइम पीरियड हो गया ना जी, टाइम दैट इज योर 2πm डिवाइडेड बाई क्यूबी, यही तो पूछ रहा है हमसे। 2π की वैल्यू हमको 3.14 दिया है प्रश्न में, इनटू मास देखो 16 माइक्रोग्राम है, 16 माइक्रो। अब देखो माइक्रो को हटाओगे तो 10 टू द पावर -6 और ग्राम को हटाओगे किलोग्राम में तो 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई चार्ज आपको है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 और फील्ड जो है अपना 6.28 टेस्ला, ठीक बात है। अच्छा 2 इंटू 3.14 6.28 मर गया, 10 टू द पावर -6 मर गया, ये इसको काटेगा तो यहां पर 10 बचेगा, तो ये 10 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड। अब हुआ क्या कि जब इसका एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की दिया था, तब उन्होंने कहा था कि इसका आंसर 10 होगा। ये गलती इसलिए हो पाई थी क्योंकि यहां पर उनसे टाइपिंग मिस्टेक हुआ, यहां पर उनको मिली सेकेंड लिखना चाहिए था, अगर मिली सेकेंड लिख देते तब तो आंसर 10 हो जाता, लेकिन वो ये मिली सेकेंड लिखना भूल गए, तो प्रोविजनल आंसर की 10 दिया, लेकिन बाद में फाइनल आंसर की में उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और इसको फिर 0 में कन्वर्ट किया, क्योंकि अगर अब सेकंड में देखा जाएगा तो ये 0.01 सेकंड है, जिसको फिर हम लोग 0 आंसर डालेंगे इंटीजर टाइप में। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम, ठीक है। तो सारा वास्तविक ज्ञान आपको बताया जाएगा कि भैया क्या कांड हुआ था, क्या इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी, जानना जरूरी है आपके लिए। अच्छा ध्यान से देखिए, a uniform magnetic fields of different strength B1 and B2, जहां पर B2 बड़ा है B1 से, both normal to the plane of paper exist as shown in the figure। आपके सामने यहां पर फिगर है, दोनों ही फील्ड आपको इनटू द प्लेन है और एक इंटरफेस है बीच में, ठीक बात है। A charged particle of mass m and charge q enters at the interface at an instant moves into region 2। तो चार्ज पहले यहां पर है और पहले वो रीजन 2 में घुसता है और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नॉर्मल टू द फील्ड, ठीक बात है सर। अच्छा बढ़िया है। इट कंटिन्यूज टू मूव इनटू रीजन 1 एंड फाइनली रीचेस द इंटरफेस।
व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मूवमेंट अलोंग द इंटरफेस। ठीक है, अच्छा देखिए डायग्राम थोड़ा सा और बढ़िया से बना देते, इसको हम हटा रहे हैं क्योंकि सवाल आप समझ ही गए हैं। लेट मी ड्रॉ हियर वंस अगेन। अच्छा B1 B2 क्या था, ऊपर वाला B1 है, नीचे वाला B2 है। ध्यान से देखिएगा, एक बड़ा फिगर बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इस प्रकार का सिचुएशन है, यहां पर भी इनटू द प्लेन फील्ड है, यहां पर भी इनटू द प्लेन है, यहां पर B1 है तो सर यहां पर B2 है। चार्ज है आपका, चार्ज को आपने फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करवाया। अब यहां पे डायग्राम बना देते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि भैया चार्ज को वेलोसिटी तुम ऐसे दो या फिर चार्ज को तुमने वेलोसिटी ऐसे दिया है, ये वाला वेलोसिटी भी फील्ड के परपेंडिकुलर ही कहलाएगा। ठीक है, लेकिन फिर सवाल का अप्रोच डिस्कशन डिफरेंट हो जाता, और जो वो लोग आंसर देना चाह रहे हैं वो यही मान के दे रहे थे कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है शुरुआत में, ताकि ये कंप्लीट सेमी सर्कल कर सके। अगर आप वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे देते तो कंप्लीट सेमी सर्कल नहीं कर पाता, एक आर्क ही कर पाता। ठीक है, सो दे शुड हैव बीन क्लियर अबाउट दिस, पहला फ्लॉ। एनीवेज, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और ये B2 फील्ड है। अब हमको कहता है कि B2 इज मोर देन B1। अब सुनिएगा मेरी बात को, आपको पता है कि फील्ड कभी भी स्पीड को नहीं चेंज कर पाता है, मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को नहीं बदल पाता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है वेलोसिटी की। रेडियस जो होता है आपको वो होता है mv डिवाइडेड बाई qb। मास नहीं चेंज हो रहा है, v नहीं चेंज होगा, q नहीं चेंज होगा, b। अगर b ज्यादा है तो रेडियस कम होगा। क्या B2 ज्यादा है? बिल्कुल। तो जब यहां पर वो एक सेमी सर्कल कर रहा है, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है और वापस से इंटरफेस पे पहुंच गया। ठीक है, ये रेडियस आपको पता है, यू हैव द इक्वेशन ओवर हियर। अब इस वाले रीजन में घुसने से पहले इसके पास वापस से वेलोसिटी v है, राइट। अब B1 की वैल्यू जो है वो B2 से छोटी थी, तो फील्ड अगर छोटा होगा तो रेडियस ज्यादा होगा, तो अब जो रेडियस होगा वो इस हरे वाले के रेडियस से बड़ा होगा, बड़ा रेडियस होगा। तो ये आपको अपना मोशन ऐसे कंटिन्यू किया लेकिन बड़ा रेडियस, तो बड़ा सेमी सर्कल है, राइट। हमसे डिस्प्लेसमेंट जो पूछा है ना, इनिशियली वो यहां पर है, फाइनली वो यहां पर है, जब वो दोबारा इंटरफेस पे आया है रीजन 2 और रीजन 1 में समय बिताने के बाद। तो ये आपका वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो क्या हमको दिखाई दे रहा है इस वाले में उसका रेडियस r1 रहा, इस वाले में उसका रेडियस r2 रहा, तो क्या हमको दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट ब्लू वाले का डायमीटर माइनस ग्रीन वाले का डायमीटर, यानी कि 2r1 माइनस 2r2। इतना सा अगर कर लेते ना तो सवाल में फिर कुछ बचा नहीं। सो 2 कॉमन लिया, r1 माइनस r2, लगाओ फॉर्मूला ये वाला, मास इनटू वेलोसिटी QB1 माइनस मास इनटू वेलोसिटी QB2। ठीक, यहां से 2 और mv कॉमन ले सकते थे, q को भी कॉमन ले लो और b1 को भी कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस b1 डिवाइडेड बाई b2। अब देखो कौन सा ऑप्शन सेट कर रहा है, 2 है, mv है, QB1 है, 1 माइनस b1 बाई b2 है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो आपका सही बैठ जाएगा। ठीक, बढ़िया है, शानदार। आगे बढ़ते हैं और देखिए, the percentage increase in magnetic field when space within a current carrying solenoid is filled with magnesium, जिसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमको दे रखा है। तो पहले आपके पास ये सोलेनॉइड था, इसमें कोई आपको करंट फ्लो कर रहा है, अभी अंदर में कोई मीडियम नहीं है। ठीक है, तो अभी जो इसके अंदर फील्ड होगा उसको B1 कह देते, वो आपका हो जाता है म्यू नॉट n इंटू आई। लेकिन अब आपने इसके अंदर डाल दिया है वो मीडियम, जो भी आपने बोला है मैग्नीशियम, राइट। यहाँ पे आपको मीडियम आ गया है। अच्छा, तो अब जो अंदर आपका फील्ड होगा वही सेम करंट आई है, तो ये आपको हो जाता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन आई, यानी कि म्यू आर इंटू B1। तो भैया परसेंटेज चेंज कितना हो गया,
फाइनल यानी कि B2 माइनस B1 डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100। ठीक सर, दिस माइनस दिस, B2 कितना है, B2 इज म्यू आर इंटू B1 माइनस B1 डिवाइडेड बाई B1 इंटू 100। तो क्या हमको नहीं दिख रहा है कि B1 ऊपर से कॉमन लेके नीचे वाले से काट दोगे तो म्यू आर माइनस 1 इंटू 100 हो जाएगा। और तुमको अगर ध्यान में है तो म्यू आर इज नथिंग बट साई प्लस 1, यानी म्यू आर माइनस 1 इज दिस। तो ये आपको हो जाएगा दिस इंटू 100, और मेरे पास इसकी वैल्यू दे रखी है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 100 परसेंटेज। तो 1.2 को अपन 6/5 लिख सकते थे और ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3। तो यहां पर हमको ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। क्लियर एकदम। बढ़ते हैं, देखिए अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q मास m काइनेटिक एनर्जी E इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, E है आपका काइनेटिक एनर्जी, enters in magnetic field perpendicular to its velocity and undergoes a circular arc of radius r, which of the following curves represent a variation of r with E, right? तो भैया आपके पास r का एक रिलेशन होता है mv डिवाइडेड बाई q इंटू बी, और मोमेंटम को आप लिख सकते हैं, mv को आप रिप्लेस कर सकते थे 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, जिसको यहां पे सिंबल दिया गया कैपिटल E का। भैया mv को ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर नहीं समझ में आता है तो अपने मन से मैनिपुलेशन कर दो। ये आपका mv है, अगर हम लोग यहां पर अपने मन से एक v स्क्वायर, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, ऐसे मत करो, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। आप अगर देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू योर हाफ mv स्क्वायर, ठीक? तो आप ऊपर एक मास मल्टीप्लाई करो, नीचे एक मास मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा आपको, ये आपको क्या हो जाएगा, mv का होल स्क्वायर, mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, और यहाँ पे k, इसको इधर लेके जाओ और दोनों तरफ रूट कर दो। तो आप mv को अंडर रूट 2mk से रिप्लेस मार सकते हैं, यू मस्ट हैव सीन दिस, डिवाइडेड बाई योर q इंटू बी। अच्छा, यानी कि q b दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, इज इक्वल टू 2me, which means r square is equal to 2m divided by q square b square into e। ये जो है ये आपको कुछ तो कांस्टेंट है, यानी कि सर r square is equal to some constant into e। ये आपको बिल्कुल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जैसा ग्राफ फिर होना चाहिए, यानी अगर r मेरा y एक्सिस पे है, e मेरा x एक्सिस पे है, तो इस प्रकार का ग्राफ दिखना चाहिए, विच इज योर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, एकदम बढ़िया है। चलिए और देखते हैं, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई साहब, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, लॉ है बेसिकली, प्रॉपर्टी भी क्या बोलो, लॉ बोलो इसको, कि आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में ही एग्जिस्ट करता है, तो मोनोपोल होने का सवाल नहीं उठता है उस केस में, राइट? अगर हम लोग एक मैग्नेट दिखाते हैं जहां पर अपने कहते हैं कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दोनों पोल एक साथ एग्जिस्ट करता है, यहां से फील्ड निकलता है अगर, तो यहां पर रुक नहीं जाता है, इसके अंदर तक ये पूरा क्लोज लूप है, इस प्रकार से इट शुड बी क्लोज लूप। तो मोनोपोल यानी एक पोल सिर्फ नहीं हो सकता कि सिर्फ साउथ पोल ही एग्जिस्ट करे, खत्म, दैट्स इट। तो ये स्टेटमेंट आपको ट्रू है कि इट कैन नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड फॉर्म क्लोज लूप, ट्रू स्टेटमेंट, और सही उसका एक्सप्लेनेशन भी है। सो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। ठीक है, बढ़िया है। चलिए आखिरी सवाल को देखते हैं, और अच्छा सवाल है ये भी। आपके पास यहां पर एक स्क्वायर फ्रेम है, ध्यान से देखिएगा, इसको तनिक बड़ा बनाना पड़ेगा, ऐसा स्क्वायर है, खाली ओरिएंटेशन ऐसा है कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है कभी कभी। सो बेसिकली यहां पे सर्किट का भी जानकारी होना जरूरी है। करंट आई जो है यहां से आ रहा था, उसका बंटवारा होगा, थोड़ा करंट ऊपर जाएगा, थोड़ा करंट आपको ऐसे जाएगा।
ऊपर वाला जो ये पूरा सेक्शन है इसका टोटल रेजिस्टेंस R है और नीचे वाला जो ये सेक्शन है इसका रेजिस्टेंस 2R है। ठीक बात है। ऊपर कम रेजिस्टेंस है तो ऊपर ज्यादा करंट गया होगा। सही बात है सर। ऊपर वाले में आपको कुछ I1 करंट गया है और नीचे वाले में आपको I2 करंट गया है। अच्छा, अगर हम अच्छा, और ईच साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज योर स्मॉल a। I1 कितना होगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप इस मेन करंट का बंटवारा पढ़ते हैं, ब्रांचिंग पढ़ते हैं, तो ये I1 आपको क्या होता है? एक तरीका है कि बेसिक तरीके से बैठ के सॉल्व कीजिए। I1 प्लस I2 कैपिटल I के बराबर होना चाहिए, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा, I1 इंटू रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू I2 इंटू रेजिस्टेंस, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला आपस में पैरेलल में है। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे। या फिर आपको इसका डायरेक्ट रिजल्ट ही ध्यान में हो कि I1 इज इक्वल टू मेन करंट मल्टीप्लाइड बाई इसके सामने वाला रेजिस्टेंस, यानी कि 2R डिवाइडेड बाई 2R प्लस R विच इज योर 3R। तो ये आ गया बेटा आपका 2I/3। तो हमको पता चल गया कि ऊपर करंट गया है 2I/3 और नीचे फिर बचा हुआ करंट जाएगा I/3। अब तुम क्या करो, किसी एक सेगमेंट के वजह से फील्ड निकालो, सिर्फ एक सेगमेंट की वजह से। इसको बोला गया सवाल में ABCD। हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ इस BC लेंथ की वजह से इसके सेंटर पे निकालो फील्ड कितना होगा। तो आप क्या करोगे निकालने के लिए? ये एक फाइनाइट वायर वाला फंडा लगेगा इसके अंदर। यहां पे आपने इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ा, यहां पे तुमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। यही D की हमें इच्छा रहती है, यही I1 करंट तो इसमें भी जा रहा होगा। बिल्कुल सर। तो फील्ड क्या हो जाएगा? BC वायर की वजह से सेंटर पर फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 4πD साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्या दिख रहा है कि ये दोनों ही एंगल आपको 45 डिग्री है। साइन 45 प्लस साइन 45 यानी 1/√2 प्लस 1/√2 विच इज √2 इटसेल्फ। अच्छा, और अगर तुम ध्यान से देखो, और अगर तुम ध्यान से देखते तो तुमको दिखता कि सर D जो होगा वो आपको A/2 है। D जो है साहब A/2 है। तो इसने इस 2 को मारा तो आपके पास यहां पर अंततः बचता है म्यू नॉट I1। और इसको ऐसे छोड़ दो फिलहाल के लिए। एक काम करो, यहां पर लिखो √2 म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2πA। ठीक है, ये हुआ है आपको इस BC सेगमेंट की वजह से। तो AB सेगमेंट की वजह से भी सेम ही निकल के आएगा। और AB के वजह से और BC की वजह से यहां पे सेंटर में जो फील्ड होगा वो आपको इनटू द प्लेन है। देख लो डायरेक्शन, इसके वजह से लगाओ राइट हैंड थंब रूल। करंट के डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करोगे तो कर्लिंग फिंगर्स तुम्हारा यहां पे इनटू द प्लेन जा रहा है। तो हमको सर यहां पर समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB प्लस BC इज इक्वल टू, इसका डबल कर देंगे, इसका डबल कर देंगे तो इसका डबल क्या हो जाएगा? ये वाला 2 को हटा देंगे तो ये इवेंचुअली कितना बन गया? √2 म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई पाई इंटू A। ठीक है, और ये फील्ड आपको इनटू द प्लेन है। उसी प्रकार से CD और AD वायर का भी तुमको फील्ड देखना पड़ेगा। तो भैया इक्वेशन वाइज तो यही इक्वेशन होगा। किसी एक सेगमेंट का जो तुम सॉल्व किए हो इक्वेशन तो सेम टू सेम होगा, बस I1 की जगह I2 आ जाएगा। तो हमको दिखाई देना चाहिए कि भैया फील्ड ड्यू टू AD वायर प्लस DC वायर इज इक्वल टू इतना ही होगा, बस I1 की जगह I2 आ जाएगा। √2 म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू A। और अगर तुम ध्यान से देखो तो इस करंट के डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करोगे तो यहां पे आपको आउट ऑफ द प्लेन आएगा फील्ड। यहां पर आपको फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है। तो भैया एक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है और एक इनटू द प्लेन है, तो दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। I2 और I1 ही तुमको डिसाइड करेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा। हमको साफ साफ दिख रहा है कि I1 बड़ा है,
यानी सर ये वाला टर्म बड़ा होगा, ये वाला टर्म बड़ा है, ये वाला टर्म छोटा है, यानी नेट फील्ड भी इनटू द प्लेन ही आएगा, नेट फील्ड भी आपको इनटू द प्लेन ही आएगा। इसको हटा देते हैं अब देखिएगा बस खत्म ही हो गया है। तो सर हमारा जो नेट फील्ड है, नेट जो फील्ड होगा दैट इज दिस माइनस दिस, तो यहां पर हम लोग √2 लिखेंगे, म्यू नॉट लिखेंगे, पाई ए लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे I1 माइनस I2, यानी कि 2I/3 माइनस I/3, तो ये हो रहा है √2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 3 पाई ए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए एंड अपने मिलते रहेंगे। टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।